आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन E बराबर 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। मतलब उसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है उस इलेक्ट्रॉन का उस विद्युत क्षेत्र में कितना है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे की ओर, जो हमें चित्रानुसार दिख रहा है ए पर। ठीक है, ए पर हम देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। इस बीच पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन दोनों आवेशों के मध्य यदि मौजूद होता है तो वह धनात्मक आवेश की ओर गिरता है। कितनी कितनी दूरी पर, 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये चित्र ए की बात हुई। बोला जाता है कि क्षेत्र का परिमाण यदि हम समान रखते हुए या ई का परिमाण उतना ही हो परंतु हम उसकी दिशा उत्क्रमणित कर दें, मतलब नीचे धनात्मक आवेश ऊपर ऋणात्मक आवेश था तो धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की तरफ उसकी दिशा थी। अब उसे उल्टा कर दिया गया, जहाँ ऊपर देखिए धनात्मक आवेश है और नीचे ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो गई। अब प्रोटॉन को इसी स्थान पर रख दिया जाए, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को यदि रखा जाए तो वो भी उतनी ही दूरी पर गिरता है, ये बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि दोनों प्रकरणों में गिरने में लगने वाले समय की गणना हमें करनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए और क्रमशः प्रोटॉन के लिए। ये भी बताना है हमें कि इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से इसकी तुलना हम किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए, दो चित्र हमें दिए हुए हैं, इनके अनुसार हम देखते हैं कि क्या क्या मान पर या क्या क्या बल उन पर आरोपित होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहले चित्र की बात करेंगे। तो पहले चित्र की बात यदि हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक आवेश है, विरामावस्था से यदि वह इस पर विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र में नीचे की ओर 1.5 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, ये बताया गया है। अब हम बोलते हैं क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और इस तरह जो ऋणात्मक आवेश है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पर बल नीचे की ओर लगता है। क्यों? विद्युत क्षेत्र ई के कारण। तो विद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाले परिमाण या बल की चर्चा करनी है तो हम उसे क्या लिखें, एफ हम ई लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर हो रहा है इसलिए हमने एफ ई लिखा। इसका परिमाण क्या होगा, उस पर आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने लिख लिया। अब हम मानते हैं कि बल तो यहाँ पर लग रहा है और बल को यदि हम न्यूटन के द्वितीय नियम से देखें तो बल के कारण उस पर कुछ त्वरण उत्पन्न होता है। इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, एफ ई बराबर हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए उसका द्रव्यमान और इस प्रकार उसमें होने वाले उत्पन्न त्वरण। उत्पन्न त्वरण क्या होगा, देखिए वो बल की दिशा पर ही लगने के कारण बल की दिशा पर ही त्वरित होगा। ये है बल कहाँ लग रहा है, नीचे की दिशा पर लग रहा है उस पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ऊपर की ओर है और ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर आवेश के अनुसार मान जो है परिमाण में नीचे की ओर लग रहा है बल, ये हमें मिला। तो इसके अनुसार हम दोनों समीकरणों को देखते हैं तो हमें जो त्वरण है वो किस प्रकार से मिलेगा, देखिए एम ई ए ई बराबर क्यू ई। ठीक है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को बता रहा है। यदि हमें त्वरण ज्ञात करना है, ए ई ज्ञात करना है तो इसका मान होगा क्यू ई अनुपात नीचे एम ई के रूप में। ये हमें उस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हुए त्वरण के मान को बताता है। देखिए इसके त्वरण के मान को हम किस प्रकार से निकाल पाए, क्यू क्या है, आवेश कितना होता है वो हम देखते हैं, ए ई। आवेश की बात होती है तो इसे ऋणात्मक 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है वो है 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलॉम, ये हमें दिया हुआ है। इसके अलावा यदि हम उसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का 9.1 गुणा 10 की घात ऋण 31 कितना, ये होगा किलोग्राम पर। तो देखिए इन सभी मानों को हल करें तो जो त्वरण हमें प्राप्त होता है, जो त्वरण उसमें उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रॉन में उस विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल के कारण, जिसकी दिशा कहाँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुरूप ही रहने वाली है, उसे हम किस प्रकार से निकाल पाते हैं, हल करते हैं तो इसका मान आता है 0.35 गुणा 10 की घात 16 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। यह हमें उस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हुए त्वरण को बता रहा है। ठीक है, तो त्वरण तो हमें यहाँ पर मिल गया, त्वरण हमें मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है, वो विस्थापित जितना हुआ तो उसे विस्थापित होने में या ऊर्ध्वाधर विस्थापन नीचे की ओर जब वो गिरता है तो वो कितना समय वहां पर लेता है। इसे हम किस प्रकार से निकाल पाए, गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण हमें क्या बताता है, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी वर्ग। देखिए एस क्या है, एस हमें बताया जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में वो कितनी कितनी विस्थापित हुई है, नीचे की तरफ कितनी गिरी है, उसका मान कितना है प्रश्नानुसार, वो है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, अब देखिए यहाँ पर u जो है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति पर उसके वेग को बता रहा है। ऊर्ध्वाधर स्थिति पर प्रारंभिक रूप से ही हम देखें तो उसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है और यहाँ पर a जो है त्वरण
त्वरण किस प्रकार से, त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो, तो हम इसे क्या लिखते हैं, देखिए 1.5 गुणा सेंटीमीटर से हम मीटर में प्रतिशत कर रहे हैं, ऋण 2 हमने किया, बराबर यहाँ पर लेते हैं 1:2। और ये ए जो है, ए हमें क्या बताता है, उसमें उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न हुए त्वरण, और टी यहाँ पर ई हमने लिख लिया कि जो समय लगता है इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने में, वो समय का मान। इस तरह हम देखें तो टी ई वर्ग हमारे पास कितना आता है, 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 2 गुणा 2, और नीचे क्या मान, नीचे मान बनते हैं ए क्या है, अभी जो हमने निकाला उसके लिए उसके त्वरण को 0.35 गुणा 10 की घात 16, ठीक है। तो टी ई का मान इस प्रकार कितना आएगा, पूरी तरह से हम हल करते हैं तो हल करने के बाद उसका मान हमें मिलता है 2.92 गुणा 10 की घात ऋण 9 सेकंड के रूप में। तो ये हमें मिला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो विरामावस्था से वह यदि विक्षेपित होती है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर या जिस भी दिशा पर होती है तो उसे लगने वाले समय का मान 2.92 गुणा 10 की घात ऋण 9 सेकंड हमें प्राप्त हुआ। बिल्कुल यही स्थिति अब हम किसके लिए देखने वाले हैं, चित्र बी के अनुसार। चित्र बी के अनुसार हम देखते हैं इसे, देखिए बिल्कुल यहाँ भी हम वही बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन के लिए उसके यहाँ पर दिशा को हमने क्या लिया था, दिशा वहाँ पर उल्टी थी, ठीक है, वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ था। अब इस प्रकार हम देखते हैं प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए विद्युत क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में है तो वो भी बल का अनुभव करेगा, बल का यदि वो अनुभव करता है तो धनात्मक दिशा से उल्टी दिशा पर वो आएगा, मतलब ऋणात्मक दिशा की ओर आएगा। तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र ई के कारण उस पर क्या बल लगेगा, उस पर बल लगेगा, उसे हमने एफ पी से प्रस्तुत कराया क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन में उसके आवेश और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के जो बराबर है वो उस पर लगने वाले बल को परिभाषित करेगा। परंतु यदि न्यूटन के द्वितीय नियम से भी हम देखें तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उस पर जो बल लगता है, प्रोटॉन पर लगने वाला बल, उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और उसकी दिशा कहाँ रहने वाली है, जहाँ बल की दिशा है उसी दिशा पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, ये हमने देख लिया। इसे किस प्रकार लिख पाए, इसे फिर से हम वही लिखते हैं एम पी ए पी और यहाँ पर क्यू ई के रूप में। क्यू हमें क्या बताता है, उसमें आवेश को। तब यदि अब हमें उसमें त्वरण ज्ञात करना है तो उसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर पाएँ, ए पी हमने लिखा, देखिए क्यू आवेश क्या है, आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है परंतु धनात्मक रूप से 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलॉम के रूप में। अब विद्युत क्षेत्र कितना है, 2 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में। और नीचे हम देखते हैं इसमें उसके द्रव्यमान को, द्रव्यमान क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान जो यहाँ पर प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात ऋण 27। देखिए प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है तो ये किलोग्राम पर हुआ। हमने हल किया तो एपी का मान हमें मिलता है 1.91 गुणा 10 की घात 12, ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड वर्ग पर। तो ये हमें बता रहा है कि प्रोटॉन में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। अब इसे ही हम फिर से किस तरह सॉल्व करें, किस तरह हल कर सकते हैं हम, इस पर भी लगने वाले बल को गति के द्वितीय नियम से हम बना सकते हैं, गति के द्वितीय माफ कीजिएगा समीकरण से। तो ठीक है, समीकरण क्या होते हैं, एस वाई हमने लिया, ये होता है यू टी धन 1:2 ए टी वर्ग के रूप में। प्रोटॉन की बात की जा रही है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन बराबर है तो हमने इसे लिख लिया 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 2 बराबर, यहाँ पर u प्रारंभिक रूप से वो भी विरामावस्था में थी, 0 हमने लिया, 1:2 यहाँ पर लिया है। ए क्या है, ए उसमें उत्पन्न हुए त्वरण को एपी के समय को हम प्रोटॉन के लिए टीपी से प्रयुक्त कर पा रहे हैं जिसका वर्ग होगा, ठीक है। इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, टीपी हमने किया इसका वर्ग, ये बनता है 2 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात ऋण 2। नीचे हम मान देखते हैं तो इसका मान एपी, एपी के रूप में कितना हमने अभी निकाला 1.91 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। तो समय को हम देखते हैं तो सीधे ही हमने हल किया तो टीपी का मान वर्गमूल से हल करने के बाद इसका मान कितना आता है 1.25 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 7 सेकंड प्राप्त हो रहा है। तो हमें देखिए मान मिला, वो समान दूरी पर गिरने के लिए इसका मान हमें अधिक मिल रहा है, मतलब समान दूरी गिरने के लिए प्रोटॉन जो अधिक भारी है उसे अधिक समय लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को वो दूरी को तय करने में या नीचे गिरने में उसकी तुलना में या अपेक्षा में कम समय लगता है। देखिए अंतिम रूप से पूछा गया है हमें कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से इसकी तुलना हमें करनी है। देखिए जो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ था, त्वरण उत्पन्न होने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो त्वरण था दोनों स्थितियों में वो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर कर रहा था, ठीक है, द्रव्यमानों पर निर्भर कर रहा था। अब यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण के रूप से ही तो वो मुक्त पतन के अनुसार नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरेगा पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु, ठीक है, बिना उस पर यह गुरुत्वीय त्वरण की ही बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण। तो जी जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो यहाँ पर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है,
या जो कण है उसके द्रव्यमान कण पर या उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये हम बोल देते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यदि वह गुरुत्वीय त्वरण कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ये जो समय है वो है जो समय हमने प्राप्त किया वो त्वरण से प्राप्त हुआ था। त्वरण यहाँ पर किसके लिए या किससे संबंधित था? वो उन कणों के द्रव्यमान से संबंधित था। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से हम इसकी तुलना करते हैं जो दोनों कणों में उत्पन्न त्वरण है। दोनों कणों में जो उत्पन्न त्वरण का मान देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण के मान से बहुत अधिक है, इसलिए हमने गुरुत्वीय त्वरण के मान को यहाँ पर नगण्य माना हुआ है। ठीक है, यही प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।